देखिए लास्ट क्लास में जो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग डिस्कस किए थे डिस्कशन स्टार्ट किए तो उसमें आपको ये बताया गया था कि पूरा का पूरा केमिकल काइनेटिक्स है ना दो पर्टिकुलर टर्म पे बेस्ड है। एक है किसी रिएक्शन के रेट के बारे में डिस्कशन और दूसरा है रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन। रिएक्शन कैसे होगा और रिएक्शन का रेट क्या है, इस पे दो मेन चीज हम लोग फोकस रखते हैं पूरे केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, उसमें से जो आप लास्ट में पढ़े थे उसमें आपको रेट लिखना सिखाया गया था, रेट लॉ के बारे में आप पढ़े थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखे थे, उसके बाद आप के का यूनिट देखे थे, के इज रेट कांस्टेंट, वहां तक हम लोग गए थे। आज एक्चुअली तुम्हारे पास जो बड़ा सेक्शन है, एक बड़ा लंबा चौड़ा डेरिवेशन है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास है फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। जैसे आपको अगर हम कोई चैप्टर का नाम लेते हैं ना तो आपको उसके अंदर एक थीम है वो सबसे पहले दिमाग में आता है। मान लो जैसे थर्मोडायनेमिक्स बोलो तो यार तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ये सब में दिमाग में आएगा, नहीं तो एंथैल्पी आएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम बोलो तो तुम्हारे पास है ना के का वैल्यू आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम बोलो तो तुमको या तो बफर याद आएगा या फिर है ना जो पीएच है वो याद आएगा, मतलब एक थीम होगा। उसी तरह केमिकल काइनेटिक्स का जब नाम लिया जाता है ना तो उसका लगभग 50% चांस होता है जो इसका न्यूमेरिकल होगा वो आज जो तुम पढ़ेगा उससे। इसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर तीनों के लिए जो एक्सप्रेशन होता है टू फाइंड एनी अननोन उसका हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से उसका डेरिवेशन करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन के सहारे आप है ना फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर, एक्चुअली वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर देन सेकंड ऑर्डर, इसमें हम लोग किसी अननोन को कैसे फाइंड आउट करेंगे या रेट ऑफ रिएक्शन जब रिएक्शन होगा तो उसमें हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किस तरह का वेरिएशन होगा, इन सब हम लोग को सीखेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स भी चलेगा और लॉजिक एकदम साथ में चलते रहना चाहिए। ठीक है, हम लोग का मेन टॉपिक आज के डिस्कशन का है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्चुअली ये एक डेरिवेशन प्रोसेस है जो इंटीग्रेशन की मदद से अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको अलग अलग इक्वेशन देता है टू फाइंड अननोन। सबसे पहला चीज हम लोग के लिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एकदम ध्यान से समझते चलिए। मान लीजिए आप लोग के पास एक रिएक्टेंट है, ये अपने आप को प्रोडक्ट में बदला, तो अगर हम इस रिएक्शन का रेट लिखें तो क्या हम इसको माइनस dr/dt लिख सकते हैं? माइनस dr/dt ये नेगेटिव साइन क्या बताता है? रिएक्टेंट समय के साथ घटेगा, ठीक है ना, डिक्रीज। अब देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप इसको भी तो लिख सकते हैं ना रेट लॉ की मदद से, सम कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर 0। ठीक है, तो आप क्या लिख रहे हैं? माइनस dr/dt इज इक्वल्स टू k। अगर आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में 0 डाल दें तो 1 हो गया ना, तो आप लिख दिए dr इज इक्वल्स टू k डॉट dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dr इज माइनस k कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ dt। समझो ना, रिएक्टेंट का शुरुआत में जब आप रिएक्शन स्टार्ट किए तो कंसंट्रेशन है r नॉट बता रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन, और 1 घंटा के बाद, 2 घंटा के बाद, 5 घंटा के बाद उसका कंसंट्रेशन है r, या r सफिक्स में t लगा दीजिए किसी टाइम t पे, तो ये लिखने का तरीका। तो देखो जीरो टाइम पे कंसंट्रेशन है r0 और t टाइम के बाद मान लो कंसंट्रेशन है r या rt भी आप लिख सकते हैं। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड में r माइनस r0 आया और राइट हैंड साइड में k t माइनस 0 आया? तो आपको मिला कि अगर हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम, ये r0 उधर चला गया, r0 माइनस kt, करेक्ट है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम इज इक्वल्स टू r0 माइनस kt, ये r0 उधर चला गया माइनस kt। थोड़ा लॉजिक दिमाग स्थान करो। सब समय के बढ़ने के साथ एक जनरल बात समझ, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? घटना चाहिए। देखो है ना, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है घटते जा रहा है, सही है। अब यहाँ पे तुम दो तीन चीज इससे निकाल सकते हो। एक तो इसका ग्राफिकल एनालिसिस देखो, ग्राफिकल एनालिसिस, क्या ये y इज
इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स के फॉर्मेट में फिट बैठता है। अगर हम लोग वर्टिकल एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम दिखाएं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम दिखाएं, तो शुरुआत करेंगे आर नॉट से एंड एज टाइम प्रोग्रेस स्ट्रेट लाइन में घटता जाएगा। करेक्ट है? इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होगा? ये सब ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेट लाइन का स्लोप किसके बराबर है? के के बराबर। के के बराबर रेट कांस्टेंट। तुमको एक ग्राफ देगा, पूछेगा इस रिएक्शन का है ना रेट कांस्टेंट निकाल, तुमको स्लोप निकाल। समझ में आया? ग्राफ देगा, डाटा दे देगा, बोलेगा रेट कांस्टेंट निकालो, मतलब तुमको स्लोप निकालना है। तुम जो यहाँ स्लोप देख रहे हो ना, वो स्लोप एक्चुअली रेट कांस्टेंट है के। सही? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर किसी क्षण रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन निकालना है, यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे इस पूरे तरह के हर बार एक एक ऑर्डर हम लोग लेके चलेंगे। जीरो ऑर्डर बोलो, फर्स्ट ऑर्डर बोलो, सेकंड ऑर्डर बोलो या कोई भी nth ऑर्डर बोलो, एक बात पता चल गया है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर रिएक्टेंट 10 केजी है तो घटते घटते कभी ना कभी 5 केजी होगा। उसी तरह अगर हमारा प्रोडक्ट जीरो है तो बढ़ते बढ़ते भी कभी 5 केजी होगा। बात समझ गए? तो ऐसे फेज में एक समय ऐसा आता है जहां रिएक्टेंट आधा कंज्यूम हो गया है। आधा कंज्यूम होने का मतलब ये भी बोल सकते हो कि रिएक्टेंट हाफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। दैट टाइम इज कॉल्ड हाफ टाइम पीरियड। उसको क्या बोलते हैं? हाफ टाइम पीरियड। हाफ टाइम पीरियड वो पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्टेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जब आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़िएगा उस समय इसी हाफ टाइम पीरियड को हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है फॉर द केस ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी। ठीक है? रेडियो एक्टिविटी में क्या कहा जाता है? दैट टाइम इन विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल न्यूक्लियस विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टेबल न्यूक्लियस इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। यहां क्या है? हाफ टाइम पीरियड। आधा अमाउंट घट जाए, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं हाफ टाइम पीरियड। हाफ टाइम पीरियड। और अगर रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन रहेगा ना तो इसी को लिखा रहेगा हाफ लाइफ पीरियड। ओके, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या हुआ? दैट टाइम इन विच हाफ ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब ये है कि t इक्वल्स टू 0 टाइम में अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R नॉट है तो t इक्वल्स टू t हाफ में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R नॉट बाई 2 होगा। बोलो सही है? अगर 0 टाइम में R नॉट माने तो एक हाफ टाइम पीरियड के बाद आधा होगा। ठीक है? इन दोनों डाटा को उठा के बस यहां रख दीजिए, आपको है ना t हाफ मिल जाएगा। देयरफॉर R naught by 2 is equals to R naught minus K T half। ये R naught by 2 is equals to R naught minus K T half। ठीक है? निगेटिव को इधर उसको उधर ले लो। K into T half is equals to R naught minus R naught by 2। तो क्या ये सॉल्व करके R naught by 2 आ रहा है? तो अगर हम तुमसे बोले कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कौन सा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ बताओ, देन योर आंसर इज R naught by 2K। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ बताओ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ बताओ, R naught by 2K। ठीक है? इसका मतलब क्या है? आधा समय गलत, ऐसा समय जिसमें आधा अमाउंट कंज्यूम हो गया है या रिएक्टेंट जो है आधा प्रोडक्ट में बदल गया, उसको टी हाफ कहते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, कि ये कंसंट्रेशन पे प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगा, अगर कंसंट्रेशन घटाओगे तो ये घट जाएगा। ठीक है? ये इतना भी इजी नहीं है जितना तुमको सुनाई। जैसे एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखोगे ज्यादा क्लियर समझ। चलो ये देखना, सबको तैयार रहना बताने के लिए। देखिए आपको पढ़ाया ऐसे जाता है, क्वेश्चन कैसे आता है वो हम दिखाते हैं। एक बॉक्स दे दिया गया, उसमें ऐसे 8 डॉट बना दिया गया। ठीक? बोला गया इस 8 डॉट से इसको 4 डॉट होने में
इसको 4 डॉट होने में मान लो 6 मिनट लगा, 6 मिनट। फिर ये 2 डॉट हो गया, तो बोला अगर ये टाइम 0 है, इस टाइम को आप 6 मिनट लिख रहे हैं, तो ये टाइम कितना है? 2 मिनट। बोलिए। 9 मिनट। 50 मिनट। बोलो। 3 मिनट। देखिए आंसर बताइए, ठीक है? तुम 9 बोल रहा है, तुम कितना बोल रहे हो? 3। और कौन क्या बोल रहा है? हिम्मत बोलेगा, ये नहीं सोचे, वो नहीं सोचे, जो सोचना सोचे, हमको खाली इसका आंसर बताइए। 3 और आगे 12 और 3 और 3 मिनट। 3 मिनट सुन लिए। और कुछ किसी का? 9 इज द करेक्ट आंसर। 3 इज राइट, बट वो आंसर नहीं। बस हम वही बोले ना, उस सोच के क्या होगा, जो तुमको आंसर तुम बताओ यार, उस सोच के क्या होगा? हाँ, यहाँ 8 था, 6 मिनट लगा 4 होने में, अब ये 4 है, तो अगर 8 के लिए हाफ टाइम पीरियड 6 है, तो बिकॉज आपका अमाउंट आधा हुआ है, हाफ टाइम पीरियड भी आधा होगा, तो यहाँ 3 मिनट लगेगा। समझे? लेकिन ये आंसर तो 9 मिनट। क्वेश्चन बना लेते हो, लेकिन नंबर नहीं मिलेगा, चिंता नहीं, ठीक है? क्या सामने आपके पास ऑप्शन में 3 रहेगा, 6 रहेगा, 9 रहेगा, आप 3 मार के आइएगा, बना लिए, ठीक है? लेकिन जो पूछा हो तो आंसर नहीं है, नोट कर रहे हो? चलो, यही सारा डिस्कशन हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए। पर फर्स्ट ऑर्डर ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है, अपने आप को प्रोडक्ट में बदला। आप अगर इसका रेट लिखते हैं -dr/dt and that particular rate is also equals to rate constant into concentration of reactant पे पावर पर, तो हो गया ये -dr/dt is equals to k concentration of reactant पे पावर पर। आप लिख सकते हो उसको dr by r is equals to -k dot dt, ठीक है? नाउ इंटीग्रेट, integrating both sides, इंटीग्रेशन ऑफ dr by r माइनस के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dt। कैसे भाई है? 0 टाइम में कंसंट्रेशन है r0 और t टाइम के बाद कंसंट्रेशन है r। बोलो dr by r का इंटीग्रेशन क्या? 1 by log r ln r log r ln r आपके लिए अब log नहीं बोलेंगे ना, r0 by r is equals to -k dt का इंटीग्रेशन t 0 से लेके t तक। थोड़ा लिमिट सेट कर दो, ln अपर लिमिट माइनस ln लोअर लिमिट, और राइट हैंड साइड में k अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। log a माइनस log t क्या लिखते हैं? log a by b, करेक्ट ना? दिस इज इक्वल्स टू -kt। तो आप इसको 2-3 फॉर्म में लिखने का कोशिश करें। ऐसे समझे कि आप लिख सकते हैं k इज इक्वल्स टू -1 by t ln r by r0। अच्छा, ये माइनस साइन अगर हटा दे, माइनस साइन अगर हटा दे, तो क्या हम लोग यहाँ पे r0 by r कर सकते हैं? सही है? अगर ये माइनस साइन हटा दे तो क्या ये उल्टा हो जाएगा? समझ में आ रहा है? ये कह रहा
K का इक्वेशन जो आपके सामने वो ln के फॉर्म में है, इसको log के फॉर्म में बदलो। Then K will be equals to 2.303 by T log R naught by R. Very very important equation. K is equals to this, or you can write that the time is equals to 2.303 by K log R naught by R. सोच के बताओ इसमें R naught क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। R क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t, और K क्या है? रेट कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ एक दो और इक्वेशन हम लोग अभी फिल अप करेंगे, यहाँ जगह छोड़ थोड़ा आगे पढ़ें, उसके बाद फिर इक्वेशन गौर से देखना। मान लो कि तुम्हारे पास रिएक्टेंट है, अपने आप को प्रोडक्ट में बदला, t इक्वल्स टू 0 टाइम पे a मोल था, प्रोडक्ट नहीं था। तो जब हमारा t इक्वल्स टू t मोल होगा तो a में से x मोल माइनस होगा, तो ये x बनेगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं आता। इसलिए कभी-कभी जहां R0 है वहां आपको A दिखाई देगा 0 टाइम पे, और जहां R है वहां A - x दिखाएगा इन टर्म्स ऑफ मोल्स। अगर मोल्स में रहेगा तो ऐसे लिखा है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर T is equals to 2.303 by K log A by A - x। ठीक है, इस इक्वेशन को जब आप यूज करें तो आपको इसका डाटा का मीनिंग क्लियर हो, इस इक्वेशन को यूज करें मीनिंग क्लियर हो। इस इक्वेशन में क्या था जो हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए था? R0 इज इनिशियल कंसंट्रेशन एंड R इज कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t, करेक्ट ना? इसमें A किसको स्टैंड किया? इनिशियल number of moles of reactant, initial number of moles of reactant। x क्या बताया? number of moles of reactant dissociated, reactant का number of reactant dissociated। आखिर हमारे reactant का कितना number of moles dissociate किया, समझ में आया? जैसे तुम्हारे सामने क्वेश्चन होगा कि देखो कोई एक रिएक्शन है, उसमें टाइम निकालो जब 1% डिसोसिएशन हो गया। 1% डिसोसिएशन, 1% डिसोसिएशन का मतलब x a के टर्म में कितना? 1 सर a by 100 सर। a by 100 0.0a 0.0a सही है ना? a by 100 समझ में? तो x को अच्छा हम बोलेंगे कि कोई रिएक्शन 90% कंप्लीट हो गया, 90% कंप्लीट हो गया तो x कितना? सर 90 by 100 a into 90 by 100। आपको ये सब खुद से डिकोड करना है। रिएक्शन 90% कंप्लीट हो गया मतलब 90% टूट गया। 90% टूटने का मतलब x इज नथिंग एल्स बट सिंपली a का 90%, जो आप a मोल लिए थे उसका 90% टूट गया, तो x इज इक्वल्स टू 0.98। ठीक है, कोई रिएक्शन 99% कंप्लीट हो गया, x कितना? 0.998। तो हम ये सब तब यहाँ आपके नॉलेज के लिए हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, जबकि ये लिखना जरूरी नहीं है। हो सकता है आप जो लिखे क्वेश्चन से अलग है, लेकिन आपको एक चीज है, देखिए 10% कंप्लीशन x is equals to a by 100 into 10, समझ गया? 90% completion x is equals to कितना? a का 90%, a का 90%, 99% completion x is equals to a का 99%, इधर a का 99%। अब 50% कंप्लीशन x कितना? 0.5 है, a by 2, समझ गया? तो ऐसा जो भी आएगा उसमें तुमको x का डाटा ऐसे मिलना, उसको पुट कीजिएगा, अपने ऊपर नीचे एक कट जाएगा, लॉग का टर्म आएगा, सब ठीक है। और एकदम इस पे क्वेश्चन
तुम्हारे एनसीईआरटी में हम एक दो क्वेश्चन बता देते हैं। वहां पूछा गया है कि शो दैट टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग 99% रिएक्शन इज 10 टाइम्स ऑफ टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग 90% रिएक्शन। 90% रिएक्शन के कंप्लीट होने में जितना समय लगता है 99% रिएक्शन के कंप्लीट होने में उसका 10 गुना ज्यादा समय लगता है। तो आपको क्या करना है, एक बार 90% लेके टी निकाल देना है, फिर एक बार 99% लेके टी निकालना है। आप देखिएगा जो सेकंड टाइम में टी लाइएगा वो पहले वाले टी का 10 गुना है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस है जो ऐसे बनता है। एक और पार्ट देखो पर गैसियस रिएक्टेंट। अगर आपके पास गैसियस रिएक्टेंट है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मोलर कंसंट्रेशन होता है ना वो पार्शियल प्रेशर के साथ प्रोपोर्शनल होता है। पार्शियल प्रेशर सर इसका मतलब बताइए। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास गैसियस रिएक्टेंट है तो आप इस टर्म को 2.303 by K log P0 by P लिख सकते हैं। P0 by P बताओ तो ये P0 क्या है? total partial pressure. P0 is the pressure of reactant initially. P0 is the pressure of reactant initially. ठीक है, और P क्या है? किसका? रिएक्टेंट का। आपको टोटल प्रेशर का काम नहीं, आप क्या टोटल कंसंट्रेशन लेके चल रहे हैं? नहीं, आप केवल रिएक्टेंट पे फोकस है तो आपको डाटा भी रिएक्टेंट का लेना। P is the partial pressure of reactant। देखिए शुरू में तो आप इसको कैपिटल P लिखिए कि स्मॉल p लिखिए वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बोले ऐसा क्यों सर? क्योंकि शुरू में प्रोडक्ट नहीं होगा, खाली रिएक्टेंट। तो वही टोटल प्रेशर भी है और वही पार्शियल प्रेशर भी है रिएक्टेंट का, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद के समय में रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अगर प्रोडक्ट भी गैस है तो आप नीचे कैपिटल P नहीं ले सकते, कारण आपको टोटल प्रेशर नहीं लेना, आपको क्या लेना है? पार्शियल प्रेशर लेना है। किसका? रिएक्टेंट। तो ध्यान रखना है डाटा सबको। ये है इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और P क्या है? फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। आपको फिर रिएक्टेंट के बारे में क्लियर है? तो ये डाटा सब ऐसे चलता है। देखो 3-4 रिएक्शंस आ गया। कंसंट्रेशन रहेगा तो R0 by R यूज करना, मोल्स रहेगा तो A by A minus X ऐसे यूज करना, अगर प्रेशर रहेगा तो ये पर यूज करना। चलिए यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर ग्राफ एक साथ है इतना। तो देखिए हम लोग के पास जो इक्वेशन आया है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, पर फर्स्ट ऑर्डर, यहां भी ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट ऑर्डर पे ही चलेगा। हम लोग के पास था K is equals to 2.303 by T log R0 by R। अच्छा इसी को रीएडजस्ट करते हैं। क्या हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, K into T 2.303, इसको नीचे कर दो और log R0 माइनस log R। सही जा रहा है? log R को लेफ्ट में भेजिए, इसको राइट में भेजिए। Therefore log R is equals to log R0 minus KT by 2.303। बोलो सही है? This is also first order kinetics reaction। वही है, ऊपर वाले को एडजस्ट करते हैं। न्यूमेरिकल में आपको ये ज्यादा काम आएगा, यही काम आएगा, ज्यादा क्या बोला यही काम, ये ग्राफ में काम आएगा। फिर से ये देखो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गया, फिर से ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गया, y equals to c plus mx। वर्टिकल एक्सिस पे आप log r को रखे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप p को रखे हैं, तो ये ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होगा माइनस। ये जो इंटरसेप्ट आपको दिखाई दे रहा है वो log r0 है, और कोई बता रहा है स्लोप किसके बराबर है?
किसके बराबर? -p/2.303 सर। k/2.303 माइनस साइन खुद से लगा देना। ओके ठीक है। अब देखिए आपको थोड़ा परेशान करने के लिए एक और काम किया जाता है। कभी कभी आपको ये ग्राफ ln r के फॉर्म में दिया जाता है। ग्राफ का नेचर नहीं बदलता, स्टिल इट इज स्ट्रेट लाइन, y इंटरसेप्ट इज ln r0। व्हाट अबाउट स्लोप? व्हाट अबाउट स्लोप? नाउ स्लोप इज k ओनली। ये होगा सर। स्लोप केवल k है। अगर ln के फॉर्म में ग्राफ है तो स्लोप k है, और अगर लॉग के फॉर्म में ग्राफ है तो स्लोप हम लोगों का k/2.303, k/2.303। समझ में आया? ठीक है। अच्छा तुम लोग कैलकुलेशन कर रहे हो फिर बोलो, कोई डाउट? ठीक है, उसे बाद में पूछ लीजिए। हाँ बाद में पूछ लीजिए, वो कैलकुलेशन कोई काम का भी नहीं है। हम आपको भी बताएं, हम आपको 90 और मान लीजिए 99% दिए, कल आपके पास 60 और 70 रहे, परसों आपके पास है ना 90 और 909 रहे। आपको हर दिन नया करना, वो कैलकुलेशन आंसर आपको मैच ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम तो बस ऐसे ही बना देते हैं कि चलिए आपको नहीं लगे अधूरा। मेन चीज तो इधर है। तो भाई देखो, अगर log r है तो स्लोप है k/2.303, और अगर ln r है तो स्लोप है k। तो ग्राफ को देखना होता है। अगला टर्म इसमें आता है दैट इज हाफ टाइम पीरियड। फिर से हाफ टाइम पीरियड, वही बात, t इक्वल्स टू 0 टाइम में कंसंट्रेशन है r0, और t इक्वल्स टू t हाफ के बाद यही कंसंट्रेशन हो गया है आधा। तो जो इक्वेशन है उसमें आप रखो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, सिंस t इज इक्वल्स टू 2.303 k log r0 by r, ये इक्वेशन। ठीक है, t इधर कर दिया। तो आप जैसे ही इस टाइम में t हाफ लगाएंगे ना, आप जैसे ही इस टाइम में t हाफ लगाएंगे, आपका जो r वैल्यू है दैट बिकम्स r0 by 2। r वैल्यू हो जाएगा r0 by 2। अब देखो फिर से आ गया log 2 आ गया। अब क्या करो, अब यहाँ log 2 आ गया, तो अब एक अलग कैलकुलेशन। आपको log समझना होगा, वो कैलकुलेशन देख के कोई फायदा नहीं होगा। t half is equals to 2.303 by k log 2। log 2 का वैल्यू आता है 0.01। 0.301 log 2 का वैल्यू होता है। log 2 का वैल्यू अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे देन इट बिकम्स टू बी 0.693 by k। एक इंटरेस्टिंग डाटा यहाँ पे देखना, ध्यान से समझना। जब आप बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो उसका जो t हाफ है वो कांस्टेंट है। जीरो ऑर्डर में कांस्टेंट नहीं था, वो r0 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। r0 बढ़ता था तो बढ़ेगा, घटता था तो घटेगा। लेकिन हमारे फर्स्ट ऑर्डर में ये t हाफ कांस्टेंट है, उसको रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, तो दिस इज अ कांस्टेंट पैरामीटर। इस बात को आपके दिमाग में डालने के लिए हम फिर से उसी डॉट वाले क्वेश्चन का यूज कर रहे हैं। आया है किसी एक केस में, अब कांसेप्ट अच्छा है तो उसको 2-3 जगह हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा है, और इसको 4 डॉट होने में 5 मिनट लगा है। ठीक है, कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। हाँ, तो अब इसको 2 डॉट होने में, या 2 डॉट से भी एक कदम आगे बढ़ जाओ, 1 डॉट कर लो। बताओ यहां का टाइम 0 है तो यहां का टाइम कितना है? 15 मिनट। हर बार 5-5 मिनट ही यहाँ हर बार यहाँ 5 ही मिनट लगेगा, चाहे कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजेस हो जाए, हर बार 5 मिनट लगेगा। तो यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 15, दैट इज 15 मिनट्स। समझ में आया सबको? यही अगर जीरो ऑर्डर था तो उसमें हर बार क्या, पहला 6 मिनट था, उसके बाद 3 मिनट, अगर उसके बाद जाता है तो 1.5 मिनट।
ठीक है, यहाँ हर जगह 5। तो कांस्टेंट्स को इस तरह से हम लोग इसमें है ना यूज करते हैं, बहुत ध्यान रखना। ठीक है, टी हाफ। इस टी हाफ में फॉर फर्स्ट ऑर्डर हम लोग के पास बहुत सारा लॉजिक भी डेवलप होता है। उन सब चीजों में से एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि हर बार टी हाफ के बाद अमाउंट कितना बचा, तो आधा बचा। अगर हमारे पास कोई एक रिएक्शन हो रहा है जो n टाइम्स में चलता है, मतलब n टी हाफ के बाद, तो जरा देखो सबको मिलके आधा उधर आधा मान लो जैसे हमारे पास R0 कंसंट्रेशन, देख के चलना। अगर हम लोग बात करते हैं एक टी हाफ का, तो क्या मेरा बचा हुआ अमाउंट R0/2 होगा? अच्छा, अगर हम लोग दूसरे टी हाफ का बात करते हैं तो इसका भी आधा बचेगा, मतलब R0/2 पे पावर 2 बचेगा, इसका आधा। समझ में आ रहा? अगर हम लोग एक और टी हाफ ले लें तो आप बोल सकते हो R0/8, लेकिन हम बोलेंगे 2 पे पावर 3। इससे आप एक कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर हम n टी हाफ के बाद बात करेंगे तो जो अमाउंट मेरा बचेगा, क्या वो हम लोगों का R0/2 पे पावर n होगा? आफ्टर n टी हाफ amount of reactant left is equals to R0/2 पे पावर n। ये अमाउंट बचा है, कितना यूज हुआ है, तो R0 में से इसको माइनस कर लो। यूज्ड अमाउंट इस शुरुआत में से इसको घटा लें। क्वेश्चन सुनिए, ठीक है, क्वेश्चन ही है जो आपको बोला जा रहा है, पूरा टॉपिक क्वेश्चन, उसी तरीके से आपको चलना है। मान लीजिए आपके पास कोई एक रिएक्शन है जिसका टी हाफ है 10 मिनट, ठीक है, बताओ 50 मिनट के बाद कितना फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट बचा है? कितना फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट बचा है अगर वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करे? फर्स्ट ऑर्डर 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। 5 टी हाफ आ गया, 10 मिनट था, 50 मिनट दिए, 5 टी हाफ आया, तो R0/2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 मतलब 32। तो कितना फ्रैक्शन बचा है? 1/32 फ्रैक्शन बचा, 1/32 फ्रैक्शन बचा। बोले ना आंसर आ जाता है, लेकिन आपको आंसर देना नहीं आता। 32 आ गया, लेकिन कितना फ्रैक्शन बचा है? 1/32 फ्रैक्शन बचा है। समझ में आ रहा? तो ऐसे ही अभी मान लीजिए हम वहां पे बोलते कि नहीं 30 मिनट के बाद कितना बचा है, तो 10 मिनट 3 टी हाफ, तो 2 पे पावर 3 मतलब 1/8 फ्रैक्शन बचा है। 1/8 बचा है, कंज्यूम कितना हो गया? 7/8। 1/8 बचा, कंज्यूम कितना हो गया? 7/8। समझ गए? उल्टा नहीं, माइनस करना है ना, 1 में से 1/8 माइनस करना है। हाँ, तो बचा कितना है? 7/8। यूज कितना हुआ है? 1/8। ठीक है, तो ऐसे आंसर आपको यहाँ पे देना पड़ता है और आपको इसी तरह का क्वेश्चन मिलता है। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मान लीजिए आपके पास कोई एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो रिएक्टेंट है ये अपने आप को प्रोडक्ट में बदला। जब आप इसका रेट लिखेंगे तो आप लिखेंगे -dr/dt, और क्या आप इसी को K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर 2 से इक्वेट कर दें, तो आपके पास हो गया dr/r का स्क्वायर इज -K and dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स
integrating both sides, so integration of dr by r square माइनस के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dt, जीरो टाइम में r नॉट कंसंट्रेशन, t टाइम के बाद r कंसंट्रेशन। बोलो 1 by r स्क्वायर का इंटीग्रेशन r के पावर -1 by -1 r नॉट से लेके r तक माइनस के dt का इंटीग्रेशन t 0 से लेके t तक। ये माइनस को उधर भेज दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लिमिट r पे पावर -1 r नॉट पे पावर -1 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके kt हो। लेफ्ट हैंड साइड में है 1 by r -1 by r नॉट और राइट हैंड साइड में k into t। तो आप ऐसे याद रखें कि t will be equals to 1 by k ब्रैकेट के अंदर 1 by r minus 1 by r नॉट। ये इक्वेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। एक इक्वेशन कोई भी समय में अगर आपसे बोला जाए कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और उसमें है ना कंसंट्रेशन का अमाउंट आपको बता के आपसे टाइम पूछा जाए, तो r नॉट स्टैंड्स फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन, r स्टैंड्स फॉर द कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t, k इज द रेट कांस्टेंट। ठीक है, पहले पुट करके आप निकाल। दो चीज यहां से फिर से आगे सोचना, एक t हाफ और दूसरा ग्राफ। t हाफ क्या होगा? पर t हाफ क्या लिख सकते हैं ऐसे, t हाफ इज इक्वल्स टू 1 by k 1 by r नॉट by 2 minus 1 by r नॉट। बोलो सही है? ये 2 ऊपर चला, सो t हाफ इज इक्वल्स टू 1 by k, देखना ये 2 ऊपर चला, 2 by r नॉट और minus 1 by r नॉट, तो ये बचेगा ना 1 by r नॉट। सो t हाफ विल बी इक्वल्स टू 1 by k 1 by r नॉट। वेरी इंटरेस्टिंग, इस बार r नॉट के साथ इनवर्सली, अगर उसका अमाउंट किसी प्रोपोर्शन में घटा तो t हाफ उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा। आधा करोगे t हाफ डबल हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट था, जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। सही है? एग्जांपल वही डॉट वही डॉट, ये तुम्हारे पास 8 डॉट, ये तुम्हारे पास 4 डॉट, यहां पे इसको लगा है, यहां पे इसको लगा है 6 मिनट। तो जब ये 2 डॉट में बदला तो यहां का टाइम बताओ, 18 मिनट। 6 मिनट इसमें, तो इसमें कितना 12 मिनट। ठीक है, तो टोटल कितना 18 मिनट्स। बिल्कुल सही। एक छोटा सा एग्जांपल आपको तीनों जगह काम में आया। फर्स्ट वाले में देखे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकंड वाले में देखे कांस्टेंट और थर्ड अभी हमारे पास है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये आपका कांसेप्ट है। ग्राफ पे ग्राफिकल एनालिसिस, हमारे पास है 1 by r minus 1 by r naught is equals to kp। आप लिख सकते हो 1 by r is equals to 1 by r naught plus kt। करेक्ट है? फिर से ये y equals to c plus mx का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट लाइन। आप अगर वर्टिकल एक्सिस पे 1 by r रखेंगे, 1 by r रखना होगा, r नहीं 1 by r। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तुम रखोगे t, तो ये ग्राफ यहां से ऐसे ऊपर जाएगा 1 by r नॉट, और इस ग्राफ का स्लोप किसके बराबर, k। ग्राफ का स्लोप किसके बराबर, k। ठीक है, ऐसे चीजें चलती। इसका आया हुआ क्वेश्चन हम दिखा देते हैं कि वो कैसे पूछा था। आधा से ज्यादा आपको तो पता ही नहीं चलता, बेसिकली भी क्वेश्चन है कहां से। वो बोला कि a minus x पे पावर -1 is equals to a minus 1 plus kt। क्या तुमको पता चला कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन 1 by a minus x है, ये 1 by a। ठीक है, 1 by a। तो ऐसे लाइन दिया और उसके बाद फिर ग्राफ बना के तुमसे अगला पूछा। ग्राफिकल एनालिसिस में दिखाया गया कि वर्टिकल एक्सिस पे a minus x पे पावर -1 है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है, स्लोप बना के डाटा देके बाकी सब चीज आपसे पूछा।
ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन वैसे ही बिल्कुल नहीं आएगा जैसे आप पढ़ रहे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट इसी में दाएं बाएं करके मैनेज तो यहीं से करना है ना। किसी का क्वेश्चन बनाते समय सेकंड ऑर्डर बदल तो नहीं जाएगा या फर्स्ट ऑर्डर बदलेगा नहीं, लेकिन वो ट्राई करेगा उसको दूसरे फॉर्म में देने का, ताकि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये था मेन डिस्कशन आज का, एकदम प्योर न्यूमेरिकल सेक्शन। क्वेश्चन इसी से रहेगा, केमिकल काइनेटिक्स का 50% क्वेश्चन एकदम चांस है कि आज के क्लास में, बस आपको देखना है कि उसको कितना अच्छे से मैनेज करना है। एंड लॉग, प्लीज लॉग एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो आप देख ही रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब लॉग, ठीक है। इतना खत्म करते करते एक लाइन और, रेडियो एक्टिविटी का कोई भी न्यूमेरिकल है, जैसे बोल दिया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव डीके, समथिंग दैट विल बी फॉर्म्ड या सॉल्व्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। वो नाम नहीं देगा फर्स्ट ऑर्डर, वो रेडियो एक्टिविटी करके पूरा क्वेश्चन लिख देगा। तुमको किसको फॉलो करना है? फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर से सॉल्व, ठीक है। नोट करो इतना ही अच्छा।